हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। हमने यहाँ कल न्यूज हाइलाइट्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट करी थी, जिसमें आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। तो मैं चाहूंगी कि आज भी आप हमारे साथ जुड़े और जब मैं सवाल करूंगी तो आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। हाइलाइट्स। हाइलाइट्स ऑफ द डे। अगर आप इसके साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी रहने वाला है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या हाईलाइट है? हमारे पास हाईलाइट में है, हमारे पास न्यूज में जो एक इवेंट जो है वो क्या है? सागर कवच ड्रिल। ये सागर कवच ड्रिल क्या है इसके बारे में जानेंगे। सागर कवच ड्रिल। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे। सागर कवच ड्रिल जो है ये किसने कंडक्ट की है? ये कंडक्ट की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, यानी कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। अब पहले जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड है क्या। इंडियन कोस्ट गार्ड ये है जो क्या करते हैं, जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको बचाते हैं, उसकी सिक्योरिटी करते हैं। जिस तरह से आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, वैसे ही कोस्ट लाइन को प्रिवेंट करने के लिए, कोस्ट लाइन में किसी तरीके की कोई थ्रेट ना हो उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय किया जाता है कोस्ट लाइंस पर। ठीक है, अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन जो है, साथ साथ लिखना, इसका फॉर्मेशन जो है ये होता है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1977। कब बनती है ये? 1977 में बनती है। लेकिन इसका जो फॉर्मल इनॉग्रेशन होता है, जैसे किसी चीज को फॉर्मली जब इनॉग्रेट किया जाता है, तो इसको फॉर्मली इनॉग्रेट कब किया जाता है? लिखेंगे फॉर्मली इनॉग्रेटेड in 1978। इट मींस नेक्स्ट ईयर ही इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है वो कर दिया जाता है। अब कौन करता है इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन? वो किया जाता है किसके द्वारा? यहां लिखेंगे बाय प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर थे ये आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है। अगर आप जानते हैं तो आप बताएंगे कि इस टाइम पर कौन प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैं बता दूं, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके नाम था मुरारजी देसाई। ठीक है, इस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर थे? मुरारजी देसाई जी का टाइम पीरियड चल रहा था। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम, और उन्होंने इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का किया। इसके बाद जान लेते हैं इस सागर कवच ड्रिल के बारे में। मैंने आपको बताया ये सागर कवच ड्रिल जो है ये कंडक्ट की जाती है, ये कंडक्ट करती है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है वो कंडक्ट की जाती है। और ये भी बता दिया कि जो है वो कब बनी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि सागर कवच ड्रिल जो है वो कंडक्ट की कहां जाती है। तो इट वाज कंडक्टेड इन, लिखेंगे कंडक्टेड इन वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में 158 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है वहां पर ये कंडक्ट की जाती है। ठीक है, ये आपको लेंथ भी याद रखनी है और आपको याद रखना है कि ये कहाँ कंडक्ट की जा रही है, वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ की, यानी इनका जो हेड है, जैसे इंडियन आर्मी के हेड होते हैं, इंडियन एयरफोर्स के हेड होते हैं, नेवी के हेड होते हैं, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड का भी कोई हेड होगा। तो इनका हेड कौन है, इनके चीफ जो है वो है डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामणि। कौन है, परमेश शिवामणि। He is currently the head of the chief of Indian Coast Guard। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये ड्रिल तो हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो मैंने जैसे लाइंस डाल रही हूँ ना, वैसे ही अगर आप करेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज किसके बारे में बताई जा रही है। तो अब वेस्ट बंगाल के बारे में हम क्या जानेंगे कि वेस्ट बंगाल में कुछ फेमस पोर्ट्स हैं, कुछ फेमस बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, जिनके नाम है, लिखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब आप बताएंगे कि इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम था, इसको पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, यानी आप कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज कोलकाता पोर्ट। अगर कोलकाता पोर्ट का मेंशन होता है तो इट इज नन अदर देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है वेस्ट बंगाल का, इट इज पोर्ट हल्दिया, पोर्ट हल्दिया। ठीक है, और अब मैं बात करूंगी, आप मुझे बताएंगे, ये आ गया इंडिया का रफ सा मैप। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है। आप कमेंट सेक्शन में इसको बताना ना भूलें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन्स, कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन मीन्स ये वाली, ये, इट इज द कोस्ट लाइन। इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लें। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ये फिलहाल रिसेंटली 47.6% जो है इसकी ग्रोथ हुई है। क्या हुई है, इसकी ग्रोथ हुई है। कितनी ग्रोथ हुई है इसकी, ये हुई है 47.6% इसकी ग्रोथ हुई है। मैं आपको बता दूं कि 1970 के मुताबिक लास्ट में जो हमारी कोस्ट लाइन थी वो हमारी कोस्ट लाइन कितनी थी, 7516। कितनी थी, 7516 किलोमीटर्स। इतनी हमारी कोस्ट लाइन थी। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी थी 1970 के मुताबिक 7516 किलोमीटर्स जो है वो इसकी कोस्ट लाइन थी। और अब 2023 से इसकी कोस्ट लाइन जो है वो इंक्रीज हुई है 47.6 किलोमीटर्स, और वो कितनी है, 11,098 किलोमीटर्स। कितनी है, 11,098 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सागर कवच ड्रिल, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये ड्रिल जो है वो कहाँ पे कंडक्ट की जाती है, वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की जाती है। और इस इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी जाना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन कब होता है, इसके चीफ कौन है, और बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है
इसके हमने फॉर्मेशन पढ़ी, फॉर्मली इनॉग्रेशन कब होता है, कौन करता है, वो हमने सब पढ़ लिया, इसके चीफ कौन है वो भी पढ़ लिया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ और एक्सरसाइजेज जो है इंडिया ने कंडक्ट की हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सम अदर एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बाय इंडिया, तो उसमें हमारे पास आप लिखेंगे धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है वो एक एक्सरसाइज है, वो कंडक्ट की गई है आप इसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद हमारे पास एक आती है साइक्लोन, ब्लैक पिच, ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सागरमला प्रोजेक्ट। सागरमल प्रोजेक्ट क्या है? सागरमल प्रोजेक्ट मींस, आप इसके नाम से इसको डिकोड कर सकते हैं। सागरमल यानी सागरमाला क्या है? सागर मींस समुद्र और माला मींस चेन टाइप का, ठीक है। तो सागरमाला मींस कि जो भी पोर्ट्स हैं इंडिया में, जितने भी पोर्ट्स इंडिया में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, उनको कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है। यानी ये जो प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट, इसके द्वारा इंडिया के इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। टू कनेक्ट, आप इसके आगे लिख सकते हैं टू कनेक्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एक और है हमारे पास जिसका नाम है भारतमाला। ये किसको कनेक्ट करने का काम करती है? ये भी इसकी तरह ही है। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट, ये क्या करता है? ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है किसको? जो भी नेशनल हाईवेज है इंडिया में, उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम कौन करता है? भारतमाला प्रोजेक्ट। टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड to provide connectivity to नेशनल हाईवेज। जो भी भारत में नेशनल हाईवेज है उन्हें कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है भारतमाला प्रोजेक्ट। तो आपके कुछ जो है वो क्वेरीज होंगी कि आपको, अगर आपने इसका नाम तो सुना होगा बट आपको नहीं पता होगा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो भारत में इंपॉर्टेंट जो भी पोर्ट्स लोकेटेड है उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। और बात करें अगर नेशनल हाईवेज की, तो नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करने का काम कौन सा प्रोजेक्ट करता है? भारतमाला प्रोजेक्ट। तो इसके साथ आपकी सागर कवच जो ड्रिल है वो कंप्लीट होती है। सागर कवच ड्रिल में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो, या फिर किसी और एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है, मैं यहां लिख देती हूँ, जल थल एक्सरसाइज। आपने इसका नाम अभी न्यूज में सुना होगा। ये कहां कंडक्ट की जाती है? ये कहां कंडक्ट की जाती है? गुजरात में। जल थल एक्सरसाइज जो है वो गुजरात में कंडक्ट की जाती है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। जल थल एक्सरसाइज इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। ये अभी 2025 में हुई, ये न्यूज में थी। ये बेट द्वारका एक जगह है, वहां पर गुजरात में कंडक्ट की जाती है। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज में ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले टर्टल्स क्या हैं? ये भी न्यूज में रह रहे हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है ये एक स्पीशीज है, ये टर्टल्स की टाइप है, वेराइटी है, जो कहां पर पाए गए थे? ये 5 से 7 लाख जो है, तकरीबन 5-7 लाख जो है वो एक बीच पर देखे जाते हैं, जिस बीच का क्या नाम है? इस बीच का नाम है ऋषिकुल्या बीच। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे अबाउट 5 to 7 lakhs ये ऑलिव रिडले टर्टल्स recently seen in, कहां पर देखे गए? ये देखे जाते हैं seen in ऋषिकुल्या बीच। ये ऋषिकुल्या बीच जो है वो बताऊंगी मैं आपको कहां पर है, ये यहां पर जो है वो देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे ये ऋषिकुल्या बीच जो है वो कहां पर है। ये ऋषिकुल्या बीच जो है वो कहां पर है? ओडिशा में। दिस बीच इज लोकेटेड इन ओडिशा, जिसको हम पहले ओडिशा के नाम से जानते थे। ये ओडिशा जो स्टेट है, यहाँ पर ऋषिकुल्या बीच पर ऑलिव रिडले टर्टल्स 5 से 7 लाख के तकरीबन जो है वो देखे जाते हैं, इसलिए ये न्यूज में आए। इसके साथ साथ मैं बात करूं कि ओडिशा में कुछ फेमस, हम बात करेंगे भितरकनिका। आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। ये फेमस वहां पर नेशनल पार्क है, साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये क्या है? रामसर साइट है। आप इसके आगे लिख सकते हैं ये नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एंड रामसर साइट भी है। इसके अलावा गहिरमठ, ये क्या है? ये वहां पर, ये ओडिशा में एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भितरकनिका इज ए नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज रामसर साइट लोकेटेड इन ओडिशा। और जब हम बात करते हैं गहिरमठ की, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर बहुत ज्यादा ऑलिव रिडले टर्टल्स की जो स्पीशीज है वो देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मास नेस्टिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो बर्ड सेंचुरी है वो भी फेमस है, नालबना बर्ड सेंचुरी। नालबना बर्ड सेंचुरी यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा आपने एक लेक का नाम बहुत प्रोमिनेंट जो है वो इधर सुना होगा। कौन सी लेक है? वो लेक है चिलिका लेक। कौन सी लेक? चिलिका लेक। लिखेंगे चिलिका लेक। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपने जरूर पढ़ा होगा। वो कौन सा फैक्ट है? चिलिका लेक जो है, चिलिका लेक जो है वो इंडिया की यानी भारत की पहली रामसर साइट है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडिया की पहली रामसर साइट कौन सी है और कब बनती है, तो वो रामसर साइट कौन सी थी? चिलिका लेक थी। और चिलिका लेक वाज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। भारत की पहली रामसर साइट कहाँ है? चिलिका लेक। और वो कब उसे फर्स्ट रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है 1981। 1981 में
चिलिका लेक को रामसर साइट जो है वो घोषित कर दिया जाता है और इसी कारण जो है ये इंडिया की पहली रामसर साइट बन जाती है। अब हमने बात किसकी की थी, न्यूज में कौन है, ऑलिव रिडले टर्टल्स। ठीक है, अब हमने ओडिशा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लिए, अब जान लेते हैं ऑलिव रिडले टर्टल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है वो एक्चुअली में पाए कहां जाते हैं, ये पाए जाते हैं फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स। कहां पाए जाते हैं, वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स में, गर्म पानी में पाए जाते हैं ये ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो गर्म पानी में, एज वेल एज ट्रॉपिकल वाटर जो है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में तो वैसे ही गर्मी पड़ती है, तो ये वहां पर पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करें कि स्पेसिफिकली कहां, तो प्राइमरीली फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं, वाटर्स ऑफ पैसिफिक में पाए जाते हैं, एज वेल एज इंडियन ओशन में भी पाए जाते हैं और एटलांटिक में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेनली ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पैसिफिक में पाए जाते हैं, उसके बाद इंडियन ओशन में और साथ ही साथ एटलांटिक में भी इन्हें पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हमने देख लिए दुनिया में ये कहां पर पाए जाते हैं, तो हमने देख लिया, लेकिन अब इंडिया में भी कहीं पाए जाते होंगे, तो इंडिया में कहां पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे ये इंडिया में पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड ओडिशा। कहां पाए जाते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN की एब्रीविएशन मैंने आपको कल भी बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचर है, नेचर में बहुत सारी चीजें आती हैं, नेचर में सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, नेचर में एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबकी स्पीशीज जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो नेचर और नेचुरल सोर्सेज को बचाने के लिए IUCN जो है एक स्टेटस जारी करता है कि जो भी नेचुरल स्पीशीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए उस स्टेटस के मुताबिक। यानी अगर हम बात करें ऑलिव रिडले टर्टल्स की, तो इनका IUCN स्टेटस क्या है, तो हम लिखेंगे IUCN स्टेटस ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इज, ये वल्नरेबल है। क्या है, वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड। ठीक है, ये क्या है, ये सारा जो है वो आप एनवायरमेंट की सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने बात कर ली इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तो मैं बात करूं कि इंडिया में भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो ऑपरेशंस वगैरह चलाए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो चले होंगे ताकि इसकी कंजर्वेशन जो है वो इंडिया में भी की जा सके। तो इसकी कंजर्वेशन के लिए इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड मिशन, इंडियन कोस्ट गार्ड मिशन इंडियन कोस्ट गार्ड मिशन एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम क्या होता है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन, लिखेंगे ऑपरेशन ओलिविया। ये किसको रेफरेंस में लेकर दिया है, नाम ऑलिव रिडले टर्टल्स को। तो इसका क्या नाम है, ऑपरेशन ओलिविया जो है वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में इसका ये जो मिशन जो है वो चलाया गया था। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे
अब यहाँ क्या होता है कि ना मास नेस्टिंग होती है। मैंने आपको बताया जो गहीर मठ है यहाँ पर भी मास नेस्टिंग जो है वो होती है। मास नेस्टिंग होती क्या है? मास नेस्टिंग मींस बहुत सारे अंडे देते हैं ये ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं अरीबड़ा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एक ऑलिव रिडले टर्टल होता है ना, एक ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो तकरीबन 50 से 100 अंडे देता है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर जो है वो नेस्टिंग होती है। यानी हम कह सकते हैं मास नेस्टिंग जो है वो देखने को मिलती है। मास नेस्टिंग देखने को मिलती है क्योंकि ये क्या करते हैं 50 टू 100 एग्स जो है वो एक एक टर्टल जो है वो देता है। तो इसके साथ हमारा ऑलिव रिडले टर्टल क्यों न्यूज में था ये कवर हो गया। इसके साथ साथ हमने जाना ओडिशा में कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एज वेल एज बर्ड सेंचुरी, और कुछ एक लेक का भी नाम जाना जो कि इंडिया की पहली रामसर साइट थी। 1981 में उसे रामसर साइट जो है वो घोषित किया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा ऑलिव रिडले टर्टल जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है। तो IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक मिशन चलाया और इस मिशन का क्या नाम था? इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ओलिविया। और बात करें कि ये मास नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग जो है वो हमें बहुत बार गहीर मठ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस मास नेस्टिंग में तकरीबन जो है एक ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो 50 से 100 एग जो है वो देता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज में है वो है पगड़ी संभाल। ये भी आपने न्यूज में देखा होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट, जाट जाट मूवमेंट। पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट का क्या मीनिंग है? पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट का मतलब है अपनी रिस्पेक्ट को, अपने ऑनर को, अपनी प्राइड को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, उसे बचाकर रखना। पगड़ी मीन्स टर्बन, संभाल मीन्स उसे पकड़ कर रखना, उसे संभाल कर रखना, उसे गिरने नहीं देना। और जाट मूवमेंट, ठीक है। तो ये पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है? तो हम लिखेंगे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ on the birth anniversary of अजीत सिंह। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? अजीत सिंह। अब आप पूछेंगी अजीत सिंह कौन है? तो अजीत सिंह कौन है? ही वॉज द चाचा जी ऑफ, यानी अंकल ऑफ भगत सिंह। ये भगत सिंह जो एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे, जो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, जिनको 1923 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। उन्होंने काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्ट जो है वो इंडिया में किए। भारत को आजादी दिलाने के लिए उनका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है। उन्हीं के चाचा जी कौन थे? अजीत सिंह। और अजीत सिंह भी himself was a revolutionary, he himself was a great freedom fighter। तो हम ऐसे लिख देंगे अंकल ऑफ भगत सिंह। कौन थे ये? आपको याद रहेगा, भगत सिंह के अंकल थे। अब हमने बात की कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है 23 फरवरी को। कब मनाई जाती है? 23 फरवरी को। 23 फरवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। किसकी? अजीत सिंह की, ना कि भगत सिंह की। 23 फरवरी को। और इसी बर्थ एनिवर्सरी पर हम जो है पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट भी बनाते हैं।
ठीक है, अगर बात करें ये स्लोगन जो है वो किसने दिया है, तो ये स्लोगन जो है, स्लोगन कौन सा, पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट, ओ फार्मर प्रोटेक्ट योर टर्बन, अपनी टर्बन को बचा के रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी प्राइड को मेंटेन रखो, ये स्लोगन किसने दिया था? ही वॉज अ ग्रेट फेब्रुवरी, ही वॉज अ ग्रेट नेशनल पोएट, बनके दयाल, क्या नाम था इनका, बनके दयाल। ये एक नेशनलिस्ट पोएट थे, क्या थे, एक नेशनलिस्ट पोएट। नेशनलिस्ट पोएट का मतलब जो देश के बारे में लिखते थे, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये भारत के कवि थे, एक बड़े फेमस कवि थे, ये नेशनलिस्ट पोएट थे जिनका नाम है बनके दयाल। इन्होंने इस स्लोगन का जो है वो स्टार्ट किया, पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट, और अब 23 फरवरी को हमने पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट जो है वो मनाया। और बात करें कि इस मूवमेंट को स्टार्ट कब किया था अजीत सिंह ने, तो इस मूवमेंट को अजीत सिंह ने, दिस मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय अजीत सिंह, स्टार्टेड बाय अजीत सिंह अजीत सिंह in 1907, 1907 अजीत सिंह जो अंकल थे किसके, भगत सिंह के, एंड किशन सिंह, किशन सिंह कौन थे, किशन सिंह वॉज द फादर ऑफ भगत सिंह, यानी अजीत सिंह के भाई। अजीत सिंह एंड किशन सिंह फॉर्म्ड या फाउंडेड कौन सी सोसाइटी बनाई इन्होंने, भारत माता सोसाइटी। ये देखो मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी, ये सवाल पूछा जा सकता है, ये न्यूज में भी है, ये आप आगे अगर होगा तो आप ये उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो भारत माता सोसाइटी का फाउंडेशन किसने किया, अजीत सिंह एंड किशन सिंह ने, ठीक है। 1907 ये डेट देखकर किसी को कुछ याद आया है? ये डेट जो है वो क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, जो आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, इस टाइम पर सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज में है, जुमोयर बंदिनी डांस, बिंदानी बिनांदिनी बिनांदिनी डांस, ये डांस क्यों अभी न्यूज में चल रहा है, कोई बताएगा? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ जाने वाले हैं, हम लिखेंगे पीएम मोदी कहाँ जाने वाले हैं, असम में। क्यों जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर ये फेस्टिवल जो है वो होने वाला है, जुमोयर बिंदानी डांस जो है वहां पर होने वाला है, जिसमें तकरीबन 8600 परफॉर्मर्स रहेंगे, 8600 परफॉर्मर्स रहेंगे। वो क्या परफॉर्म करेंगे, यही डांस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 8600 परफॉर्मर्स जो है वो जुमोयर बिंदानी डांस जो है वो करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2025 में इस ये जो उत्सव है इसको मनाने के लिए कहाँ जाएंगे, असम में तरकीश डालेंगे। और बात करें कि ये वाला जो डांस है, ये पर्टिकुलर डांस जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन जो है
आप लिखोगे इसका ओरिजिन जो है वो छोटा नागपुर, ये आपने जरूर सुना होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो छोटा नागपुर रीजन जो कहां पर है, झारखंड में, कहां पर है, इन झारखंड, वहां पर इसका ओरिजिन होता है इस डांस का, कि जो है वो शुरुआत होती है। और बाद में टी गार्डनिंग कम्युनिटीज, अब इससे क्या मतलब है आपका, टी गार्डनिंग कम्युनिटीज मतलब जो टी लगाती थी वो वाली जो कम्युनिटीज हैं वो इस डांस को, झुमोर बिनांदनी डांस को कहाँ, छोटा नागपुर रीजन से कहाँ लेकर आती हैं, इसको असम में लेकर आते हैं। टी गार्डनिंग कम्युनिटीज इसे असम में लेकर आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इस डांस की जो थीम है वो क्या होती है, इस डांस की थीम होती है हर चीज की, ठीक है। तो इस डांस की थीम क्या है, इस डांस की थीम है इस डांस में ये बताया जाता है कि कितना ज्यादा जो है वो टी प्लांटर्स पर जुल्म होता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टी प्लांटर्स। टी प्लांटर्स को कौन एक्सप्लॉइट करता है, इंडिया वाले नहीं, टी प्लांटर्स को किसने एक्सप्लॉइट किया था, ब्रिटिशर्स ने। तो इसकी थीम में, इस डांस की थीम में ये बताया जाता है कि क्या स्ट्रगल्स थे, क्या हार्डशिप्स थी टी प्लांटर्स की, यानी जो टी प्लांटर्स थे, चाहे लगाने वाले जो फार्मर्स थे, किसान थे, उसकी खेती करने वाले थे, उनका किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता था, उन्हें किस किस मुश्किलों का, किस किस जुल्मों का सामना करना पड़ता था। तो ये था हमारे पास आज की न्यूज में जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंडियन कोस्ट गार्ड ने कवच ड्रिल जो है वो कंडक्ट की है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हमने ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ये कहां पर देखे गए, ये देखे गए थे ऋषिकुल्या बीच पर। और हमने ये भी पढ़ा कि ओडिशा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही साथ ऑलिव रिडले टर्टल से भी जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो भी पढ़ी। उसके बाद हमने पगड़ी संभाल जाट मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी है और साथ ही साथ ये कब स्टार्ट होता है, उस स्टार्ट की डेट के जो रेलेवेंस है हिस्ट्री में वो क्यों है, ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। एज वेल एज हमने पढ़ा झुमोर बिनांदनी डांस, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में अटेंड करने वाले हैं। और ये फेस्टिवल कहाँ पर होने वाला है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर होने वाला है, तो होगा कहाँ, असम में। और ओरिजिन कहाँ पर होता है इसका, छोटा नागपुर में। और ये एक फोक डांस है, आप इसको लिख सकते हो, इट इज अ फोक डांस ऑफ सडन। ये एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, क्या है, एथनो लिंग्विस्टिक एथनो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एथनी या एथनिसिटी, और लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज से डिकोड किया हुआ वर्ड है। तो ये एक फोक डांस है, आपको ये याद रखना है किसका है, सडन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है उनका ये डांस है जो फोक टाइप का है। और इसकी थीम क्या रहती है कि इन पर किस तरह की, टी प्लांटर्स पर किस तरीके की हार्डशिप्स जो है उन्हें देखने को मिली थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। अगर आप देखना चाहते हैं इसको रोज रोज तो आप इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में जो है इसकी इंफॉर्मेशन दे दी हुई है और इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। थैंक यू सो मच।